तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने रिकर्शन के बारे में समझा था कि रिकर्शन क्या होता है, किस तरीके से रिकर्शन स्टैक ओवरफ्लो जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट भी करता है, ठीक है। और डीप डाउन जाकर के हमने समझा था कि स्टैक ओवरफ्लो क्यों आता है और किस तरीके से हम अपने स्टैक का साइज भी चेंज कर सकते हैं ना। स्टैक का जो साइज होता है अपने अकॉर्डिंग उसको हम सेट कर सकते हैं। ये सब बातें हुई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था लास्ट वाला। अब जो कि आप बहुत कुछ समझ गए, अगर देखा जाए शुरू से हमने आपको क्या क्या बताया, तो सबसे पहले आपने जावा, बिफोर जावा जाना। बिफोर जावा में बेसिक जान लिया, कंप्यूटर साइंस का बेसिक 01, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, वो सब चीज़ें हमने डीप डाउन जाकर के बताई थी आपको। फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट, पोर्टेबल में क्या डिफरेंस होता है वो पार्ट हुआ था। जावा की हिस्ट्री मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। बिफोर जावा पहले हम लोगों ने पढ़ा, देन जावा की हिस्ट्री हमने कवर किया, ठीक है। देन हमने जावा की पॉपुलैरिटी भी हिस्ट्री में ही मान लो आ गया। जावा की फीचर्स कवर किया, ठीक है। फीचर्स यू नहीं होगा इसमें, फीचर्स। देन उसके बाद हम लोग मूव किए थे आर्किटेक्चर पे। जावा का आर्किटेक्चर समझा कि किस तरीके से जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, कैसे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो एक हम लोग डीप डाउन जाकर के समझे। देन ये था आपका जावा को शुरू करने के लिए बेस। अगर आप जावा लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको इतना आना चाहिए, बेस एक हमारा रेडी हुआ। देन हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे आए, फिर हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, डेटा टाइप पहले हम लोगों ने कवर किया, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, डेटा टाइप्स। देन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है ना। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने कई सारी चीजें देखी, डिसीजन मेकिंग भी देखा, लूप कंट्रोल भी देखा, जंप भी देखा, वो 3 हो गया हमारा। देन हम मेथड पे मूव किए और जिसमें हम लोगों ने रिकर्शन देखा, मेथड क्रिएट करने का तरीका देखा, ठीक है। रिटर्न कैसे होता है वो सारी चीजें, ठीक है। इतना हो गया हमारा। इतने जावा पढ़ने के बाद अब मैं ये कह सकता हूं कि आपको एक बेसिक जावा की समझ तो हो ही गई है। नो डाउट कि आपको भी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे माइंड में कंफ्यूजन हो सकते हैं, अभी भी हो सकते, क्या होंगे ही। ऑब्जेक्ट को लेकर के, क्लास को लेकर के, क्यों हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, न्यू क्या करता था, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही क्यों बोलते हैं, क्लास को क्लास ही क्यों बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब बारी आ रही है धीरे धीरे कि आपके वो सब डाउट सब दूर होंगे, ठीक है। तो इतना आप जावा पढ़ने के बाद, ठीक है, आप एक राइट पोजीशन पे हैं कि हम अब ऊप्स को समझेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, ठीक है। तो अब बारी आ गई है ऊप्स की, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और ऑब्जेक्ट ओरिएंट, देखो सबसे पहले तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। कई लोग लिखते हैं ऐसे ऊप्स, बहुत सारी वेबसाइट में भी आपको ऊप्स ऐसे मिलेगा। तो ऊप्स का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, फिर कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये तो सब लोग जानते होंगे, ओरिएंटेड। इसके प्रोग्रामिंग आगे सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, Programming एस से लैंग्वेज कहाँ होगा? structure. I think so. I'm not sure. बहुत जगह आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बहुत जगह सिस्टम मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, है ना। बट सही तौर पे ऊप्स होता ही नहीं है, ऊप होता है। अगर आप कोई बुक अगर फॉलो करेंगे, जैसे जावा की एक फेमस बुक है द कंप्लीट रेफरेंस वगैरह, तो उसमें भी आपको ऊप दिखेगा, ऊप्स नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऊप्स का क्या चक्कर है, देखिए, जैसे जैसे अगर मुझे बोलना है कि राजू की कार, राजू एक बंदा है जिसके पास कार है, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम? राजूस कार, सही है ना? एम आई राइट? राइट सर। तो अगर मुझे बोलना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स, तो नहीं कैसे बोल सकते हैं ऊप्स कंसेप्ट्स, क्यों भाई? तो ऊप्स में बेसिकली ये जो एस होता है, ये
ये दिखाता है कि ये प्लूरल है, मतलब कई सारे कंसेप्ट्स हैं। ऊप्स कंसेप्ट, ये राजूस कार, राजू की कार, है ना। इसी तरह ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स, ऊप्स कंसेप्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इस तरह से जरूर लिखें ये ऊप्स। तो जनरली अगर हम आगे कोई ये ग्रामर का हिस्सा है, दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको ऊप ही बोलें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जब भी कोई आपसे बोले ऊप्स तो समझ जाना ये क्या बोलते हैं इसको, अपोस्ट्रोफी एस ना। तो ये मतलब बेसिकली ग्रामर का पार्ट, जैसे राजूस कार है, तो इसी तरह ऊप के कंसेप्ट, ऊप्स कंसेप्ट, ठीक है। ये हो सर गया। इस तरह बोल सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सिस्टम देखिए बोलने को बोल सकते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये टर्म गलत होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई सिस्टम नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग बोलते हैं इट इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट अ सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई आपका सिस्टम नहीं है, इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिम। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिम, या फिर हम बोलते हैं इसको प्रोग्रामिंग फिलोसफी। ये सारे टर्मिनोलॉजी सही हैं। Nowhere you will find that object oriented programming is a system, ठीक है, कोई सिस्टम डिजाइन का पार्ट नहीं है ये प्रोग्रामिंग पैराडिम है, या आसान भाषा में बोले तो इट इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। बहुत लोग जब काफी बिगनिंग स्टेज पे होते हैं तो उनको लगता है कि ऊप नाम की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है ना। इस तरीके के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो चूंकि बहुत सारे कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, देन आपका आता है एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो इसीलिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, हम बोलते हैं ऊप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स, ठीक है। तो जनरली अगर एलोन अगर ये वर्ड आप कहीं देखेंगे तो आपको ऊप ही मिलेगा। तो इट इज नॉट अ सिस्टम, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये क्या है, एक पैराडिम, मतलब प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, ठीक है। फिलोसफी भी बोला जाता है, एक तरीका बनाया गया, एक फिलोसफी बनाई गई कि भाई इस तरीके को फॉलो करके चलो प्रोग्रामिंग करते हैं। वे ऑफ प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। वो टर्म है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे कॉमनली यूज अगर आपको वर्ड दिखेगा तो ये दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम अपने जो कंसेप्ट्स हैं, इन मैं लिख देता हूं, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या ऊप ही लिखते हैं शॉर्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यू कैन रिलेट concepts through real world entities। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने के लिए, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे वो कंसेप्ट्स आपके कंसेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से रिलेट करके समझाएंगे आपको। एक एग्जांपल देते हैं, आपको ऐसे समझ में आएगा। आपने बचपन क्या बोले, अब तो मतलब इतना ही बचपन नहीं है, 10th में 12th में आपने ये पढ़ा था, साइन थीटा जो होता है, साइन एक्स, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। पता है सबको ये चीज? यस सर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह कॉस एक्स क्या होता है? हाँ भाई बताएं। नहीं है, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो cos x नहीं याद है आपको, ठीक है। tan x याद है? sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन cos x तो ठीक है, मैं इसको इसके बेस पे पूछ रहा हूँ। एक ट्रायंगल है तो उसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और इसके बेस पे बोल रहा हूँ। सर cos x अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब देखो अभी शायद आ गया, अब देखो मैं यहाँ समझाता हूँ। तो दिक्कत क्या थी कि आपको जब ये मैथमेटिक्स के टर्म्स पढ़ाए गए थे
तो आपको इस तरीके से पढ़ाए थे, कहे थे कि वो आपको प्योर कंसेप्ट पढ़ाया गया था, प्योर कंसेप्ट। हमको ऐसे पढ़ाया गया था कि हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और शायद आप आज के बाद आप भी नहीं भूलेंगे। देखिए, हमको ये कंसेप्ट रियल वर्ल्ड से रिलेट करके पढ़ाया गया था। हमको पढ़ाया गया था ऐसे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, PBPHHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इंडिया में है चूंकि तो ऐसा चलता है टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और देन उल्टा कर दो, अब यहां से कर दो, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हम सोचते ही नहीं क्या होगा। अब देखो, sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos x बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन ये हो जाएगा cosec x हाइपोटेनस अपॉन बेस, sec का हो जाएगा, एंड देन cot का हो जाएगा। अब ये भूलूंगा मैं, बताओ, समझ रहे हो क्या याद करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो ये इतना आसान क्यों हो गया मेरे लिए? बिकॉज जो कंसेप्ट था उसको रिलेट कर दिया गया किससे? रियल वर्ल्ड से। समझे बात को? क्या यहाँ पे सीन है? बताएं, ये लाइन का मतलब अभी आप समझ पा रहे होंगे कि इन ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यू कैन रिलेट कंसेप्ट थ्रू रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे क्या बेनिफिट होगा अगर हम रियल वर्ल्ड से रिलेट करके चीजों को समझेंगे? तो कंसेप्ट आसानी से समझ में आएंगे, कंसेप्ट हमें याद भी आसानी से रहेंगे, और चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। जो जो कंसेप्ट आपको काफी कॉम्प्लेक्स लगा करते थे, वो कंसेप्ट आपको आसान लगने लगेंगे। समझ रहे बात को? ये बात आपको अगर समझ में आ रही होगी तो बताइए, अगर कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। है ना? तो रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिलेट करके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म पे जो शुरू में काम किया गया, सिमुला वगैरह लैंग्वेज में, स्काला में काम किया गया, सिमुला में काम किया गया, तो उनमें यही चीजें देखा गया कि यार जो कंसेप्ट है उनको रियल वर्ल्ड से रिलेट करके क्यों ना बनाया जाए। अगर हम रियल वर्ल्ड से कंसेप्ट को रिलेट करके बनाएंगे तो कंसेप्ट आसान भी होगा, समझना भी आसान होगा, ठीक है। तो पहली चीज आप ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, हर कंसेप्ट को हम रियल आम दुनिया से रिलेट करके समझेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक कंसेप्ट होता है क्लास। क्या क्लास आपने सिर्फ जावा में ही देखा, या क्लास जावा के अलावा भी कहीं होती है? बताएं मुझे जरा इसके बारे में। ये हमारी क्लास चल रही है सर। हाँ, क्लासरूम होता है, क्लासरूम आपने देखा, कॉलेज में क्लास होती है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रेन में क्लास होती है, स्लीपर क्लास, एसी क्लास, ठीक है। प्लेन में क्लास होती है, इकोनॉमी, बिजनेस क्लास। बस वगैरह में होती है कि नहीं हमको नहीं पता। हाँ, बस में होती है, वो वाले बस में होती है, चार्टर्ड वाले में होती है, उसमें एयर क्लास, स्लीपर क्लास होती है, उसमें भी होती है। तो बेसिकली आप मुझे बताएं कि रियल वर्ल्ड में क्लास जो शब्द जहां भी हम देखते हैं, या ट्रेन में देखा स्लीपर एसी क्लास, फिर हमने स्कूल में देखा कंप्यूटर साइंस क्लास, सिविल क्लास, तो बेसिकली क्लास वर्ड क्या कर रहा है रियल वर्ल्ड में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास वर्ड इन रियल वर्ल्ड, नॉट अबाउट जावा? ग्रुप कर रहा है सब चीजों, जी फिर से बोलिए। ग्रुप कर रहा है सब चीजों को, ग्रुप कर रहा है, बस खत्म। तो जावा में भी यही करता है क्लास। In Java, class is used to categorize the problem. अब आपको क्लास का डेफिनेशन भूला नहीं जाएगा, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में जो क्लास करती है वही क्लास जावा भी करती है। अगर मेरे पास बहुत सारी बॉल है, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, येलो बॉल है, तो मैं उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकता हूँ। एक बॉक्स बना लूंगा, क्लास रेड, क्लास अलग अलग बना करके बॉक्स में अलग अलग कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो रियल वर्ल्ड में देखा गया कि क्लास क्या करती है भाई, हर जगह क्लास, हर जगह क्लास। तो क्लास एक ऐसा वर्ड है, ये भी ध्यान रखिए, क्लास एक ऐसा वर्ड है वो जो दुनिया की हर चीज को कैटेगराइज कर सकता है, किसी भी चीज को। ट्रेन में भी है, बस में भी है, स्कूल में भी है, कॉलेज में भी है, प्लेन में भी है, कहाँ नहीं है क्लास? यहाँ तक कि जात पात में भी है ना? जनरल क्लास, ओबीसी क्लास,
क्लास देखा ना क्लास, तो क्लास हर जगह ही घुस गया ना क्लास। तो देखा गया कि क्लास एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया की हर चीज को कैटेगराइज कर सकता है। तो दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग में आ जाए, उसको अगर मुझे कैटेगराइज करके अलग अलग लिखना हो तो मैं क्यों ना एक कंसेप्ट बना लूं क्लास नाम का, समझ रहे? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ने इस तरीके से चीजों को आसान किया। तो मेन बात अभी क्या समझना है आपको, ये सब मैं हटाता हूँ, कि कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड से अगर आपको रिलेट करके समझना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आपके लिए बेस्ट चॉइस है, और इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आसान भी है। म्यूट कर ले अपने साइड से, थोड़ा नॉइस आ रहा है। अब ये अलग बात है कि आपने कैसे पढ़ा या आपको कैसे पढ़ाया गया, वो अलग बात है। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको चीजें मुश्किल आसान लग सकती है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा ट्रेनर है पर आप ही ध्यान नहीं दिए हों, या हो सकता है कि आप बहुत ध्यान दिए पर आपको सही कंसेप्ट डिलीवर नहीं किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर अपने लेवल पे देखें तो ऊप्स बहुत आसान है। जावा का एक फीचर भी है, शुरू में हमने बताया था कि जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है, हमारे कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड से रिलेट करती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। जब कंसेप्ट रियल वर्ल्ड से रिलेट होते हैं तो कंसेप्ट आसान हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, और जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो आपका डेटा यहाँ पे बाइंड होता है, डेटा सिक्योर होता है, इसके अंदर कोड रीयूजेबिलिटी होता है, डेटा को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन, डेटा हाइडिंग, इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग जैसे फीचर को यूज कर सकते हैं, लूज कपलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो आपको तब समझ में आएगी, एक एक चीजें, एक एक बारीक बारीक चीजें तब समझ में आएंगी जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आप एक एक कंसेप्ट को पकड़ पकड़ के सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ कि ऊप के क्या क्या बेनिफिट हैं। वो बेनिफिट आपको अपने आप समझ में आने लगेंगे, जैसे हम एक एक कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे बेनिफिट समझ में आते रहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल क्लास, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे अब कोई पूछ दे कि ऊप क्या है भाई, तो आप बोलेंगे कि ऊप क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म या एक वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जिसको जावा यूज करती है। क्या जावा पहली लैंग्वेज है? तो ऐसा भी नहीं है। जावा से पहले स्काला है, C++ है, सिमुला है। सिमुला में आई थिंक ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी, नॉट श्योर, बट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, आप गूगल कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब कुछ टर्म और भी आपको दिखेंगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दुनिया में घुसेंगे, तो कुछ टर्म आपको और भी देखने को मिलेंगे। जैसे एक टर्म होता है सिमुला ही है सर, सिमुला ही है ना, 1967 में यूज हुआ था। हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ये टर्म समझते हो आप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत कॉमनली है, इसके अलावा भी और भी टर्म होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड, एक होता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और क्या ही बोलें, छोड़ो, नाम वाम किसी का नहीं लेते, मतलब अच्छे अच्छे लोगों ने बोल के रखा हुआ है कि जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो समझेंगे बात। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को बोलेंगे, ठीक है, जिसमें ऑल दी कंसेप्ट्स ऑफ ऊप आ जाए, सारे ऊप के कंसेप्ट आ जाए। ऊप के कंसेप्ट क्या क्या है मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो एस लगा दिया, कंसेप्ट, ऊप्स कंसेप्ट। तो ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको करना है तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लास पहला, ऑब्जेक्ट, देन इनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस। जो ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ मैं इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाऊंगा भी। पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मतलब फीचर कंसेप्ट्स हैं। इनमें जो आपका ये है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, इनको हम लोग बोलते हैं पिलर ऑफ ऊप्स। मतलब अगर ये ना हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन ढह जाएगा, है ना, पिलर ऑफ ऊप्स बोलते हैं। ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी लैंग्वेज बस क्लास ऑब्जेक्ट हो, ये चारों ना हो,
तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ना वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ना ही वो प्योर होगी। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें सारे कंसेप्ट यूज होते हो, ये सारे कंसेप्ट है, जावा में ये सारे कंसेप्ट हैं, सी प्लस प्लस में ये सारे कंसेप्ट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जावा क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को बोलेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट यूज होते हों एक्सेप्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऑल द कंसेप्ट ऑफ ओप्स एक्सेप्ट इनहेरिटेंस, जिसमें इनहेरिटेंस ना हो या पॉलीमॉर्फिज्म ना हो, इनमें से कोई एक या दोनों अगर नहीं है तो ऐसी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। समझ रहे हैं? इसका एग्जांपल मतलब कि ऐसी लैंग्वेज में क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पर ये है ही नहीं, इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म उसमें है ही नहीं, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलेंगे ना भाई ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज है, एग्जिस्ट करती है, वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है, अर्लियर वर्जन, बट बाद में उसको बना दिया गया। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट बट जावा स्क्रिप्ट का अर्लियर वर्जन बिफोर वर्जन 6, जिसको हम लोग इक्मा 6 बोलते हैं। तो इक्मा 6 के पहले जावा स्क्रिप्ट क्या थी, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज थी। फिर समझा गया कि यार ऑब्जेक्ट बेस्ड में नुकसान है, अपना फीचर लेकर के आया जाए, जैसे जावा ही है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट टिल जावा 7, जावा 8 से जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है ना। जावा 8 से क्या हुआ, जावा 8 में बेसिकली लोग बोलते हैं ना जावा 8 के फीचर बहुत मार्केट में छाया हुआ है। जावा 8 में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ यार, जावा 8 में सिर्फ फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका, हेलो वॉइस ब्रेक हो रही क्या, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तरीका यूज होता था, अब दोनों यूज होता है सिंस जावा 8, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेजेस अपने को अपडेट करती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नए नए प्रोग्रामिंग पैराडिम को अडॉप्ट भी करती हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट था, अब ये पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड था, फिर बाद में अगर इक्मा 6 से देखें तो वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया, तो ये बेनिफिट। फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट तो बैकएंड वगैरह में भी यूज होने लग गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, जब जावा 8 पढ़ेंगे तो इसकी बात करेंगे। अब बात है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होगी। तो प्योर ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इन दोनों में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगे। क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावा में? यस सर, होते हैं। यस सर। तो अगर किसी लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है तो वो कभी भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट के ही फॉर्म में होना चाहिए। हम देखते हैं कि हम लिखते हैं सिंपल इंट ए इज इक्वल टू 10, हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि ए डॉट एक्स वाई जेड या कोई मेथड थोड़ी कॉल कर पाते हैं ए पे। इट मीन्स ए क्या है, ए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मेथड कॉल कर सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट की अपनी पूरा ऑब्जेक्ट अलग तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है, तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं, जस्ट लाइक अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जिस भी लैंग्वेज में होगा वो कभी भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जी राहुल, कुछ सवाल है? सर, जो लाइक वेरिएबल और ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेमोरी में अलग अलग जगह स्टोर होते हैं। जी, अलग अलग जगह स्टोर होते हैं, जो वो हम अभी बात करेंगे। वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है कि वेरिएबल किस टाइप का है, वो रेफरेंस वेरिएबल है कि वो इंस्टेंस वेरिएबल है कि वो लोकल वेरिएबल है, तो अलग अलग वेरिएबल अलग जगह स्टोर होते हैं। और ऑब्जेक्ट का लोकेशन पूरा हीप मेमोरी में स्टोर होता है, वो उसका अलग सीन है। और ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल वो स्टैक में स्टोर होता है, जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो स्टैक में जाते हैं। तो वो सबके अलग अलग, मैं आपको अभी जब ये ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो पूरा अंदर का गेम समझा दूंगा कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो किस तरह से मेमोरी एलोकेशन होता है, मेथड एरिया वगैरह भी उसमें आता है। उसमें जेवीएम, मेटा डेटा स्टोर करने के लिए जेवीएम की भी मेमोरी यूज की जाती है। तो एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ऐसे एक लाइन में बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट द आंसर इज नो, मतलब यस,
द आंसर इज यस कि हाँ ऑब्जेक्ट अलग तरह से स्टोर होता है और प्रिमिटिव अलग तरह से स्टोर होता है, बिल्कुल डिफरेंट। ओके ठीक है, तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस कि एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई तस्वुर ही नहीं कर सकते हैं आप, सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म हो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे हिसाब से सिमुला है क्या, नहीं, स्मॉल टॉक ये लैंग्वेज, आप इसे गूगल कर लेना, एग्जाम्पल वगैरह के लिए आप गूगल कर सकते हो, इतने तो स्मार्ट हो ही। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं स्मॉल टॉक, बाकी चेक कर लेना। तो ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कैटेगरी में आती है, इसमें प्रिमिटिव रिमिटिव नहीं होता। ठीक है, तो अब माइंड में ये है यार कि प्योर मतलब ज्यादा अच्छा होता होगा, कोई बोलता है प्योर घी, अब बोला डालडा घी है ना, तो प्योर जहां शब्द हम सुनते हैं ना हमें लगता है कि ये ज्यादा अच्छा होगा, मेंटेलिटी ऐसी बनाई गई है ना, प्योर होना चाहिए हर चीज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर नहीं है, अरे मतलब बेकार लैंग्वेज, नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जावा में क्या होता है, जावा मैं लिख देता हूँ, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है, बिकॉज जावा सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, अच्छी बात है, बट जावा इज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज in which we can convert primitive into its object form। तो ये बड़ा कमाल की बात हो गई ना कि जावा, ठीक है भाई, जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जावा के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं है, बट जावा इतनी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है कि जावा अपने प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपर क्लास, जो हम लोग काफी आगे का कंसेप्ट है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जावा में प्रिमिटिव में रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ प्रिमिटिव ही आपको यूज करना है, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊं करके, देखो इक्लिप्स नहीं ओपन किया क्या यार, अभी इक्लिप्स तो ओपन ही नहीं किया हमने। तो जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का भी फीचर दिया गया है, जिसको रैपर क्लास बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जावा दोनों मजे उठाती है ना, जब सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चाहिए तो प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है, बाकी अपने आप को ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखती है, प्योर नहीं बुलवाती है। समझ गए, इतनी बात क्लियर हुई सबको? हाँ सर। आगे रैपर के बारे में मत सोचिएगा, वो पढ़ा देंगे आगे चल के, वो अलग टॉपिक है पूरा। तो ये भाई हमने आपको दे दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बोल सकते हैं ओवरव्यू, कि भाई ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब करना क्या होता है, बेसिकली ऊप्स में सवाल बहुत इंटरव्यूज में आते हैं, बहुत n नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज ऊप, या कोई आपसे ये सब नहीं पूछेगा, ये शायद पूछ दे, मे भी शायद इनमें डिफरेंसेस पूछ दे आपसे, लेकिन जनरली कंसेप्ट क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, अच्छे क्वेश्चन क्लास से होते हैं, ऑब्जेक्ट से होते हैं, इन ये छो से कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा। और अगर ये पूरे कंसेप्ट को पढ़ोगे ना तो छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, जो कंस्ट्रक्टर आएगा, इसमें हम लोग फाइनल कीवर्ड भी पढ़ेंगे बीच में, तो चीजें बहुत सारे, इंटरफेस आएगा बीच में, ओवरराइड मेथड ओवरराइडिंग आएगा बीच में। ठीक है, फिर उसी में आपका लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग, तो इतने सारे कंसेप्ट हैं कि ये देखने में सिर्फ 6 हैं, देखने में 6 हैं, लेकिन इसमें कम से कम हमको लगता है कि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करीब करीब हमको लगता है 60-70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, जो आपको आने ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से 60-70 क्वेश्चन तो टोटल बन ही जाते हैं, अगर टोटल मिलाया जाए। उतना क्वेश्चन पे अगर आपकी कमांड हो गई तो ठीक है, रटना नहीं है मगर सब कुछ समझ के। तो ऊप्स की शुरुआत हम करेंगे क्लास से। चलिए, ये हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया क्लास। और क्लास भी अपने आप में काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, और जब भी हम क्लास पढ़ाते हैं तो हमारे एक स्टूडेंट की याद हमें जरूर आती है, पवन जी की। उनके साथ क्या सीन हुआ था कि वो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, अभी शायद अहमदाबाद में होंगे, जॉब वॉब लग गई होगी, ये तो बात नहीं हुई। उनके साथ सीन क्या था कि वो मस्त J2EE पे, जिसको हम लोग अभी जकार्ता बोलते हैं, प्रोजेक्ट बना लिए थे एकदम तगड़ा। मतलब ऐसा है कि सब पता है, डेटाबेस से कैसे डेटा रीड हो रहा है, कैसे रेंडरिंग हो रही है, कैसे वैलिडेट करना है, सब कुछ आ रहा है।
जब इंटरव्यू में गए तो उनसे पूछ दिया व्हाट इज क्लास, तो ये हालत खराब हो गई थी उनकी। अब बोले यार ये क्या है, क्लास क्या होता है? तो वो बोल रहे हैं कि सर इक्लिप्स पे हम जाके फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके क्लास बनाते हैं। तो उसने बोला भाई हम ये तुमसे नहीं पूछ रहे कि फाइल क्लास बनाते कैसे हैं, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि क्लास होता क्या है। तो क्लास एक कीवर्ड होता है सर। अरे भाई क्लास कीवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, क्लास क्या होता है, व्हाट इज कंसेप्ट क्लास। फेल, वहीं पे क्लास खत्म। इज अ ब्लूप्रिंट। हाँ ये क्या? सब ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं। हाँ, वही अब वही बात है ना, छोटे छोटे कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने और इसलिए हो गया गड़बड़। तो इसलिए इंटरव्यू में क्या पूछ देगा, कहाँ से पूछ देगा, है ना, कुछ नहीं जानते आप। और इसलिए छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो समझेंगे हम लोग क्लास क्या होता है। सबसे पहले बात हम यहाँ पे ये लिखना चाहेंगे कि क्लास, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है, वो इन 6 कंसेप्ट से मिलकर के बना है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लास इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लास क्या है? एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है भाई। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें क्लास जो है एक बहुत बेसिक सी चीज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। क्या भीम, कुछ डाउट है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। बाकी लोग कंफर्म करें, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। स्क्रीन दिख रही तो है। एक बार स्टॉप कीजिए, एग्जिट करके फिर से आइए, दोबारा हो जाएगा। ओके सर। तो क्लास क्या है भाई? एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। अब क्लास जो शब्द है ना, जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात आए, आप रियल वर्ल्ड में देख लो, रियल वर्ल्ड में क्लास किस लिए यूज हो रहा है भाई? ग्रुपिंग करने के लिए, है ना, कैटेगराइजेशन करने के लिए, ठीक है। जैसे कैटेगराइजेशन कर दिया जा रहा है बेस्ड ऑन किसी भी बेस पे किया जा रहा है, ठीक है, टिकट के बेस पे, प्राइस के बेस पे, नॉलेज के बेस पे। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम जब कोड लिखेंगे तो मेरा कोड क्या हो सकता है? कई तरीके का हो सकता है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास को क्यों यूज करेंगे? क्लास इज यूज्ड फॉर कैटेगराइजेशन। अब समझ में आया कि हम क्लास क्यों बनाते थे जावा में सबसे पहले? हाँ सर। एक एग्जांपल लेंगे। अरे ये क्या हमने बना के रखा हुआ है, पुराना, अच्छा एडवांस जावा का था ये। चलिए इसको हटाते हैं पूरा। एक मिनट यार, ये पता नहीं हमने दिया है कि नहीं दिया है, सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, नहीं तो फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ, तो देखो, मान लो कि आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, अमेजोन जैसा एप्लीकेशन आपको बनाना है। अभी अमेजोन जैसे एप्लीकेशन में, या अमेजोन छोड़ो, आप सिंपल आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, ठीक है, एक सिंपल आपको कैलकुलेटर डिजाइन करना है। अब इस कैलकुलेटर ऐप को, एक कैलकुलेटर ऐप बोले तो एप्लीकेशन ना, कैलकुलेटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड तरीका यूज अगर करते हैं तो कैसा होता, जो सी में होता था। प्रोसीजरल ओरिएंटेड तरीके में क्या होता था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आप जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले जो मोस्ट फेमस लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से मोस्ट फेमस लैंग्वेज सी लैंग्वेज थी, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती थी। सी किसको सपोर्ट करती थी? सी सपोर्ट्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड, सी सपोर्ट्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता था? हम छोटे छोटे प्रोसीजर्स बनाते थे, फंक्शंस बनाते थे, और फंक्शंस को ही आपस में कॉल करके अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर अगर हमें बनाना है, तो अगर मुझे सी में बनाना होता, तो बताइए सी के प्रोग्राम में सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से चालू होता है? हेडर फाइल। हैश इंक्लूड stdio डाटा। हाँ, वो सब तो रहता ही है। मेन जो आपका कोड है वो कौन से मेथड में होता है? मेन में
इंट मेन, हाँ सर। हाँ, इंट मेन होता है, कुछ कंपाइलर वॉइड मेन भी सपोर्ट करता है, वो आप जानते हो। अब मुझे अगर कैलकुलेटर बनाना होता तो मैं इंट मेन तो बनाना ही पड़ता। अब इसी मेन से मैं अब कॉलिंग शुरू करता। मैं बनाता एक ऐड नाम का फंक्शन, फिर मैं बनाता एक सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन, फिर बनाया मैंने डिवीजन नाम का। एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना हम, चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, और मेथड, मेन मेथड से कॉल वॉल भी कर रहे हैं, फंक्शन कॉल हो रहा है, हमें प्रोसीजर्स हम बना रहे हैं, उनको हम रन कर रहे हैं, हमें आउटपुट मिल रहा है। ये देखने में इतना अच्छा है, बड़े एप्लीकेशन में उतना ही ये कॉम्प्लेक्स है। अभी देखो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अब हुआ क्या कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन आपने बनाया, ठीक है, इतनी ही डिमांड थी, इतनी ही डिमांड थी। मल्टीप्लिकेशन भी बना दिया आपने। अब कल को जो आपका क्लाइंट है उसने बोला यार मुझे ना ट्रिग्नोमेट्री वाले भी फंक्शन अपने कैलकुलेटर में चाहिए, मुझे tan की वैल्यू डालू तो कैलकुलेट हो जानी चाहिए। तो एक फंक्शन बनाएंगे, और क्या करेंगे हम, tan x नाम का एक फंक्शन बनाए जिसमें tan वाला कैलकुलेशन कर लिए, और इंट मेन में इफ एल्स कंडीशन लगा दिया कि अगर बंदा tan वाला सेलेक्ट करे tan x की वैल्यू तो ये वाला फंक्शन चल जाए। समझ पा रहे हैं ना कैसे हो रहा होगा ये चीज? हाँ सर। tan वाला बना दिया, इसी तरह cot का बना दिया, cot x का बना दिया, इसी तरह sec x का बना दिया, ठीक है, ये सारा बना दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ टर्म क्लियर है। फिर भाई क्लाइंट तो क्लाइंट ही है, उसकी रिक्वायरमेंट तो कभी जीवन में खत्म होगी नहीं, प्यास बुझती नहीं क्लाइंट की। तो क्लाइंट ने बोला मुझे लॉग वाले भी चाहिए अभी। अच्छा भाई, डेवलपर बैठे हुए करना क्या है, तो log x बना दिया उन्होंने, x log x बना दिया, log इनवर्स बना दिया, ठीक है, ऐसे करके और फंक्शन बना दिए। अब दिक्कत क्या होती है, जैसे आप देख रहे हो कि जैसे आपके आपका प्रोग्राम जो है, आपका प्रोजेक्ट जो है स्केल हो रहा है, उसी तरह बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स बनते जा रहे हैं। एक प्रोसीजर आप फॉलो करते जा रहे हो, और इन प्रोसीजर्स को कैटेगराइज करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, बस चले चले चलता ही जाए, है ना, यही यही था, और क्या था। बनाते जाओ, आप कॉल करते जाओ, बनाते जाओ, कॉल करते जाओ, बनाते जाओ। अब इसके अंदर जो भी यूज करो, आप पॉइंटर यूज करो, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जो भी यूज करना करो, लेकिन बस बनाते जाओ, चलते जाओ, बनाते जाओ, चलते जाओ, बनाते जाओ, चलते जाओ। ये हुआ। तो जावा ने इस अप्रोच को सही नहीं समझा। इनफैक्ट मैं बोलूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो तरीका है वो इस तरीके से काफी अच्छा है, ठीक है। ये तरीका छोटे एप्लीकेशन के लिए ठीक है, लेकिन बड़े एप्लीकेशन में मान लो अगर डॉट 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 1000 फंक्शन एक ही जगह बना दो, 1000 फंक्शन आप एक लाइन में पूरा भर दो, और अगर किसी कोड में चेंज करना होगा तो कितनी दिक्कत होगी। जाके बार स्क्रॉल कर करके आप खोजोगे, उसमें देखोगे, और फंक्शन कॉलिंग भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी धीरे 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 धीरे। समझ पा रहे हैं बात को आप, क्या हो रहा होगा यहाँ पे दिक्कत? तो एक तो अप्रोच ये है आपके पास, दैट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सी में फॉलो होता है, ठीक है। अगर आपने सी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो समझ लें कि वहां ऐसा ही होता है ना, हमें सी से मतलब ही नहीं है। अभी जावा ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? जावा इनफैक्ट मैं बोलूँ कि ऊप्स ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, नॉट जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या बोलती है कि हम सबसे पहले एक क्लास बनाएं, एक हमने क्लास बनाया, एक क्लास हमने बनाया, और इस क्लास का नाम हमने रखा अरिथमेटिक, कुछ भी रख सकते हो, हम अरिथमेटिक रख देते हैं। अरिथमेटिक नाम की मैंने क्लास बनाई, जिसपे मैंने बड़े प्यार से सिर्फ 4 मेथड बनाए। देखो मेथड और फंक्शन एक ही चीज है। जब हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं उसको ही मेथड बोलते हैं ना। सी में क्लास नहीं होती थी, डायरेक्ट फंक्शन बनते थे, यहाँ पे क्लास के अंदर हम बनाते हैं। तो ऐड यहाँ बना दिया, सबट्रैक्ट यहाँ बना दिया, डिवीजन यहाँ बना दिया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ बना दिया, ठीक है। इस तरीके से अरिथमेटिक क्लास में हमने सिर्फ 4 मेथड रखे हैं, या सो कॉल्ड फंक्शन। देन हमने एक और क्लास बनाई, एक और क्लास बनाई, ये क्लास का नाम हमने रखा ट्रिग्नो। ट्रिग्नो ट्रिग्नो क्लास के अंदर हमने और मेथड बनाए, tan x वाले बनाए, tan x वाले बनाए, cot x वाले बनाए, sec x वाले बनाए, ये हमने यहाँ रख लिए। फिर हमने एक और क्लास बना दी, और इसका नाम हमने रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया log। हाँ, जो भी वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने रख दिया, और इसके अंदर हमने बना दिया log x,
ठीक है, देन x log x और बना दिया log इनवर्स। अब आप ही सोचो कौन सा तरीका अच्छा है, ये खिचड़ी या प्रॉपरली कैटेगराइज्ड, कोऑपरेटिव है ना? साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि भाई ये तरीका अच्छा है। भाई जिसको जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती ना, जैसे आपके पापा कभी हॉस्टल आए होंगे और आपका घर पूरा रूम पूरा तबाही मची होगी, जूते के अंदर बिस्किट रखा हुआ है, अलमारी के अंदर मोजा रखा हुआ है, कंघी पंखे पे टंगी हुई है, तो डांट वाट पड़ी होगी, अरे कैसे रहते हो तुम ऐसे ऐसा। देखा ही होगा बैचलर लाइफस्टाइल कैसे लड़के रहते हैं, हालांकि हम वैसे नहीं रहते थे। तो कहने का मतलब है कि घरों में भी चीजें कितने प्रॉपरली कैटेगराइज होती हैं। अब पे थोड़ी वैसा होता है कि अब हार्पिक फ्रिज में मिलेगा आपको, है ना? हार्पिक फ्रिज में थोड़ी मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि सेब साबुनदानी में रखा हुआ है अंदर बाथरूम में। चीजें प्रॉपर तरीके पे कैटेगराइज होती हैं तो वो घर देखने में अच्छा लगता है। उसी तरह जब कोड प्रॉपरली कैटेगराइज होता है तो डेवलपर को कोड देख के अच्छा लगता है, इसको बोलते हैं रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी, ऐसे कोड रीडेबल होता है, पढ़ना आसान होता है। जब कोड रीडेबल होता है तो उसको मेंटेन करना भी आसान होता है, मेंटेनेबिलिटी आती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे अगर x log वाले मेथड में कोई चेंज करना है, तो अगर इस वाले में जाएंगे तो हम तो सर्च ही करते रहेंगे कहाँ है log वाला, फिर यहाँ log वाला है ये खिचड़ी में, और इसमें कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट क्लास। हम इसको छुएंगे भी नहीं, इसको हम छुएंगे भी नहीं, सीधे लॉग वाली क्लास में जाएंगे। तो हमें पता है ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई हार्पिक बाथरूम में ही है तो हम बाथरूम में ही जाएंगे। इसी तरह हमें पता है कि लॉग वाला काम इधर ही हुआ है तो हम इसी में जाएंगे। तो इस तरीके से आपने अपने एप्लीकेशन को प्रॉपर वे में कैटेगराइज किया, ठीक है। और इस कैटेगराइजेशन के लिए हमें एक कंसेप्ट की जरूरत थी, तो हम वही कंसेप्ट उठा लिए जो रियल वर्ल्ड में बहुत फेमस था, क्लास। तो इसलिए हम जावा में सबसे पहले क्लास बनाते हैं, समझ गया ना? सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई प्रॉब्लम किस टाइप की है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मेन वाली क्लास होती है उसका नाम मैं लॉन्च देता हूँ, क्योंकि क्लास का नाम ये बताना चाहिए कि उसके अंदर कोड किस टाइप का लिखा है ना? म्यूट कर। हमेशा जो क्लास का नेम होता है, क्लास का जो नेम होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल, ठीक है। अगर मीनिंगफुल अगर आपने नेम नहीं बनाया है तो इसका मतलब है कि आप क्लास के कंसेप्ट को सही से नहीं समझ पा रहे हो, आपने अंदर कुछ और लिखा है। अब मान लीजिए कि कोई जूते की दुकान है, आपको शूज खरीदना है और शूज की दुकान के बाहर लिखा है सुलभ शौचालय, तो ये अच्छी बात है, समझ रहे हैं? मार्किंग सही होनी चाहिए, है ना? मार्किंग सही होनी चाहिए। तो इसी तरह अब ऐसा नहीं कि आप अरिथमेटिक की जगह यहाँ लॉग लिख दें, यहाँ अरिथमेटिक लिख दें, तो फिर क्या ही मतलब होगा क्लास का? आप तो गुमराह कर रहे हो भाई, क्लास का नाम कुछ और लिख रहे हो, अंदर कुछ और कोड लिखे हो। तो क्लास का नेम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लास का नेम जो होता है वो हमेशा कैमल कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। कैमल कन्वेंशन बताया कि नहीं बताया? कैमल किस बताया सर, बताया। तो क्लास का नेम कैमल कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, क्लास का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। तो क्लास बेसिकली क्या करेगा, क्लास हमारा प्रॉब्लम को कैटेगराइज करेगा। इतनी बात समझ गए आप लोग? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझ लीजिए कि पहले तो मैं इतना डायग्राम पहले ऐड कर लेता हूँ। बातें बहुत सारी हैं, अगर इत्मीनान से चीज़ों को समझा जाए, पढ़ा जाए तो नो डाउट सेशन लंबा होगा, लेकिन ये है कि जो कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, आप बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से डीप डाउन समझ जाओगे। अब ठीक है, आपने ये बोल दिया कि चलो ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से डाल रहे हैं, चलो मैं ये वाला हटा लेता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना यार कि नंबर ऑफ क्लासेस की मात्रा बढ़ने लग जाए, नहीं हो सकता है? हाँ सर। अरिथमेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉग है, मैथमेटिक्स में बहुत कुछ होता है यार। कुछ बताओ और कुछ एक आध दो ठो ऐड करने के लिए। और क्या बना, एक मिनट एक मिनट, एज कुछ कैलकुलेटर बना सकते हैं, एज कैलकुलेटर सही। स्टैटिस्टिकल डाटा क्या क्या डाल सकते हैं इसमें?
स्टैटिस्टिकल डाटा इसके नहीं सुनाई दे रहा क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, इसमें हम मान लो हाइट एंड डिस्टेंस वाला कुछ फॉर्मूले वाली एक क्लास है, ठीक है, कुछ फॉर्मूले वाली क्लास है। मान लीजिए एक क्लास है प्रोबेबिलिटी वाली, ठीक है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कुछ वैल्यू देख करके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाली। तो ये बहुत सारी क्लास। अब मान लो ऐसा हुआ कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती गई, यहाँ भी एक क्लास, यहाँ भी एक क्लास, ठीक है, और ऐसे करते करते आपके पास 1000 क्लास हो गई। अब क्या करेंगे? तो अब क्या करना पड़ेगा, जब बहुत ज्यादा आपके पास क्लास बढ़ती जाती हैं, तो क्लासेस को भी कैटेगराइज किया जाता है। समझ रहे बात को? जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में किचन जो है, किचन का सामान किचन में रखा है, हॉल में हॉल वाला सोफा वगैरह है, बेडरूम वाला सामान बेडरूम में है, बाथरूम वाला सामान बाथरूम में। आपने एक घर को आप क्लास की तरह समझिए, ये आपका हाउस है, ठीक है, जो एक क्लास है, इसके अंदर ये सब क्या है, ये किचन हो गया, ठीक है, ये किचन हो गया आपका, ये बेडरूम हो गया, ये हॉल हो गया, ठीक है, ये मान लो बाथरूम हो गया, ये सब प्रॉपरली इस तरीके से। लेकिन अब ऐसा भी तो है कि जो आपका हाउस है, ठीक है, उसका एक हाउस नंबर है, और आप लोग पूरे एक अपार्टमेंट में रहते हो, तो अपार्टमेंट का भी तो एक एड्रेस होता है। समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि भाई अभी सृष्टि कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स है, सब एक में मिक्स हो जाए। भाई अपार्टमेंट्स को भी कैटेगराइज किया गया, ये अपार्टमेंट ये है, ये अपार्टमेंट वो है, वो अपार्टमेंट ये है, ऐसी तरह से चीजों को डिवाइड की जाती है। तो इसी तरह जो क्लास हमारे अगर मेथड्स को कैटेगराइज कर रहा है, तो क्लास को कैटेगराइज कौन करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस भी तो बढ़ती जाएंगी। तो बताएं जरा कौन कैटेगराइज करेगा क्लास को? पैकेज, करेक्ट। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहाँ पे देखिए, मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इन तीनों क्लास को उठा करके एक पैकेज में रख दूंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इनको ही रखना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रखना चाहिए तो मैं रख रहा हूं। इसका नाम रख दूंगा कॉम डॉट, मान लो कि क्या रख लें, मैथमेटिक है, टेक्नोमेट्री है, कैलकुलेशन रख दिया, ठीक है। और ये वाला जो है, इन दोनों क्लास को मैं एक पैकेज में रख दूंगा, इसका मैं रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा कॉम डॉट फॉर्मूलाज, ऐसा। समझ रहे बात को? तो कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको क्लासेस को भी कैटेगराइज करना पड़ता है। समझ रहे बात को? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम? इक्लिप्स मेरा अब तक ओपन नहीं हुआ यार, हम शायद कैंसिल कर दिए थे। ठीक है, तो जब भी आप क्लास बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास का नेम मीनिंगफुल हो, ठीक है। जब नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ती जाएंगी, पैकेज में भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है, इसका कोई रूल नहीं है कि भाई इस पैकेज में यही क्लास होगी, वो आपको डिसाइड करना है, प्रोग्रामर हैज टू डिसाइड क्लास के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है एक ही तरह की क्लास है तो उसको एक में डाल दो, फिर दूसरे तरह की क्लास है तो उसको दूसरे में डाल दो। इसका एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, ये इक्लिप्स ओपन होने दीजिए, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जावा की इनबिल्ट लाइब्रेरीज में आपको शो करूंगा, देखिए कितने अच्छे तरीके से जावा ने क्लास का यूज और पैकेज का यूज करके चीजों को सही तरीके से कैटेगराइज किया है। तो क्लास का पूरा काम क्या है भाई? कैटेगराइजेशन, नथिंग एल्स। हालांकि और भी चीजें आगे चल के आएंगी, क्लास एक डेटा टाइप भी होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट भी होता है, बट मेन जो काम है ना क्लास का, वो कैटेगराइजेशन ही है। और बाकी जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो क्लास एक डेटा टाइप भी है, ठीक है। जब मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्लास एक ब्लूप्रिंट भी है, उनकी बात अभी हम करेंगे। देखिए मैं इसको बंद कर लेता हूं। अब मैं अगर जावा की इनबिल्ड लाइब्रेरी ओपन करूं, जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी जावा 8 में, यहाँ पे मैं कोई जार फाइल ओपन कर लेता हूं, ये देखिए RT जार। इसमें आप अगर देखोगे तो देखो ये सब जो आप देख रहे हो ये क्या है बताइए, क्लास है कि पैकेजेस हैं? सब पैकेज। हाँ, ये सारे पैकेजेस हैं, और हर पैकेज उस पैकेज से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस को रखता है। जैसे एक है java.io इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारी क्लास आपको इसी में मिलेगी। देखिए
आपको नाम से समझ में आएगा। देखो डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, देख रहे हैं, फाइल फिल्टर, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल नॉट फाउंड, फाइल करके बहुत सारा है। फिर यहाँ पे देखो आईओ एरर, मतलब कि फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी क्लास है वो एक पैकेज के अंदर डाल दी गई। वो कौन सा पैकेज? बहुत सारी क्लास है यार, देखो यहाँ से पूरा ये चलो 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 इतनी क्लास इसमें डाल दी गई। उसी तरह अगर हम बात करें कि और अगर जावा नेट की बात कर लें, जावा नेट में आपको ये सब मिल जाएगा, सॉकेट वगैरह। नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है वो जावा नेट पैकेज में डाल दी गई। देखो कैश होता है, नेटवर्किंग में यूज होता है, ऑथेंटिकेटर नेटवर्किंग में यूज होता है, डेटाग्राम पैकेट हो गया। इसी तरह एचटीटीपी, नेटवर्किंग में आपने एचटीटीपी वर्ड बहुत सुना होगा, क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सुना है? यस सर। आईनेट वगैरह। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यूआरएल, ये सब नेटवर्किंग का हिस्सा है। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी क्लास एक पैकेज में। क्या होता कि ये सारी क्लास और जावा आईओ की सारी क्लास एक ही पैकेज में डाल दी जाती, क्या ये अच्छा अप्रोच होता? नो। क्या होता कि जितने पैकेज हैं इसमें सबको एक ही पैकेज में, सारी क्लासेस को एक ही पैकेज में डाल, पूरी खिचड़ी पक जाती, कैटेगराइजेशन नहीं हो पाता। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप कोड करेंगे तो हम बड़े प्यार से सबसे पहले क्या करेंगे, पैकेज बनाएं। क्यों हम शुरू में उतना नहीं बनाते थे, हल्का फुल्का बनाते थे? क्योंकि अभी आपको पैकेज नहीं पता था। देखिए हमने भी यहाँ पे कोशिश करी थी, जो मेथड जो हमारा था जिसमें रिकर्शन वाला मेथड बनाए थे, कॉम डॉट मेथड में उसको रखा। जहां से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसको कॉम डॉट स्टार्ट में रखा। पैकेज का नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख दें कि कॉम डॉट रिक्शा वाला, है ना, और उसके अंदर कुछ और है, ऐसा नहीं। पैकेज का नाम भी मीनिंगफुल, क्लास का नाम भी मीनिंगफुल, मेथड का नाम भी मीनिंगफुल। हालांकि जब हम पढ़ाते हैं उस दौरान है तो हम कुछ भी रख लेते हैं, M1 रख लेते हैं, डेमो रख लेते हैं, लॉन्च रख लेते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेवल का काम करेंगे, जब आप रियल टाइम वर्क में काम, क्लास का नाम, मेथड का नाम, पैकेज का नाम रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो ये क्लास का हमारा बेसिक था। एक मतलब क्लास क्या होती है ये अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो डिस्कशन है वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। एक तो हो गया कि चलो हम क्लास का पर्पस सीख गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम क्लास बनाते हैं तो उस क्लास को हम क्या बोल सकते हैं। ये हम यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बनाया है, एक मिनट, लॉन्च बनाया हमने और इसके अंदर हम सेस आउट कर देते हैं। सेस आउट कर दिया हमने, हेलो, ये कर दिया हमने। बहुत ध्यान से समझने वाली बात हम बोलने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। और ये दूसरी क्लास है कॉम डॉट मेथड्स में, इसको हम जरा इसका नाम चेंज करेंगे और इसका नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए डेमो रख लेते हैं फॉर टाइम बिंग। ये हो गया और इसको हटा लेते हैं ऐसा, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, चलिए, पब्लिक वॉइड टेस्ट नाम का मेथड बना लिया। मेथड बनाना आप जानते ही हो। अच्छा, यहाँ हमने बना लिया प्राइवेट इंट var1, ठीक है, ये var1 हमने बना दिया और यहाँ पे हमने सेस आउट कर दिया var1, ये हो गया। आप पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वेरिएबल 1 में हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो वैल्यू कौन सी वैल्यू आएगी इसके अंदर? कुछ आएगी कि नहीं आएगी? यस आएगी, गार्बेज वैल्यू आएगी। गार्बेज वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू ना? डिफॉल्ट क्या है डिफॉल्ट वैल्यू? कितनी आएगी? 0 आएगी। जीरो सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ये जो हमने क्लास बनाया है, ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। ये जो हमने क्लास बनाया है, ठीक है, क्या ये क्लास रैम मेमोरी को का स्पेस लेती होगी? रैम मेमोरी का स्पेस
यस सर। ये सर लेती होगी। ये गड़बड़ है। देखो, हमने प्रोग्राम को यहाँ पे रन किया, ठीक है, प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम मेरा शुरू हुआ मेन से, हेलो प्रिंट हुआ और ये बंद हो गया। प्रोजेक्ट के अंदर नो मैटर, प्रोजेक्ट के अंदर ये डेमो क्लास है, लेकिन डेमो क्लास ने अभी तक रैम में कोई स्पेस नहीं लिया। सर मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा बनाएंगे तब तो। जी, सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी लगेगा। हाँ, आप तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, इसलिए तो आपसे पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो बेसिकली क्या कंसेप्ट क्या है ऑब्जेक्ट का, क्लास का? जब भी आप कोई एक क्लास बनाते हो, वो क्लास कोई भी स्पेस नहीं लेता है मेमोरी में। मैं आप लिख रहा हूं, when you create a class, देखो जो लोग ऑब्जेक्ट पहले से पढ़े हैं उनको समझ में आ रही चीजें, वो आगे से समझ पा रहे हैं, पर सोचो ना कि सेशन में ऐसे भी लोग हैं जो ऑब्जेक्ट जानते ही नहीं है ना, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। when you create a class, then when you create a class, it won't take any memory space inside the RAM। ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पेस नहीं लेगा रैम में। अगर आपने सिर्फ एक क्लास को क्रिएट कर दिया, सिर्फ एक क्लास क्रिएट करने से रैम में उसके लिए कोई भी मेमोरी स्पेस एलोकेट नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास अपार्ट फ्रॉम दिस लॉन्च क्लास। वो उस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं जो जिसमें मेन है, ठीक है, इसकी कहानी अलग होती है थोड़ी सी, हम इस वाले क्लास की बात कर रहे हैं। आपको ये बोले कि यार क्या प्रूफ है कि ये रैम में स्पेस नहीं ले रहा है, चलो एक आपको लॉजिकली समझाते हैं, वैसे तो मेमोरी फाड़ के नहीं दिखा सकते, लॉजिकली समझाते हैं। आप ये बताइए कि अगर मान लो अगर ये स्पेस लेता भी, तो इस वेरिएबल के लिए कितना स्पेस लेता? इंट कितना साइज लेता है? 4 बाइट। 4 बाइट। 4 बाइट। क्या हमारे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ यही 2 क्लास हैं या और भी क्लासेस हैं? सर तो जरा ये सिस्टम लाइब्रेरी खोला जाए, 3 क्या ये क्लास हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है? है सर। अगर आप बोलेंगे नहीं है, तो यहाँ स्ट्रिंग क्लास आपने कैसे यूज कर लिया? अगर आप बोलेंगे नहीं है, तो ये सिस्टम क्लास आपने कैसे यूज कर लिया? सिस्टम, ये जावा लैंग की यूज हुई है। हम अगर कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ क्लास को बना दें, यहाँ एक क्लास हमने यहाँ बना दी और बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस इनके अंदर आपको हर जार के अंदर दिख जाएंगी। अगर बिना सिर्फ क्लास बनाने से रैम में अगर स्पेस एलोकेट होने लगता, तो अभी तो मेरा सिस्टम ही हैंग मार गया होता, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 2 क्लास नहीं है, यहाँ पे हजारों क्लासेस हैं, शायद लाखों क्लासेस हो। वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि JRE 8 में टोटल क्लास कितनी होती है। मान लो अगर 1 लाख या 10,000 क्लास भी हैं, तो 10,000 क्लास में अगर एक एक वेरिएबल भी होगा ना, तो 10,000 इंटू 4 ऐसा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? 40,000 बाइट तो मेरा ऐसे ही गया छट से, खाली ये हेलो प्रिंट करने के लिए। तो जब भी आप एक क्लास क्रिएट करते हैं, ध्यान रखिएगा ये मेमोरी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता। मेमोरी इन द सेंस हम रैम की बात कर रहे हैं। अब ये आपने बनाया है, चलो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आए हम, एक कोई बूट या टेस्ट नाम का फोल्डर बना लेते हैं। टेस्ट नाम का हमने फोल्डर बना लिया। अच्छा, टेस्ट पहले से है तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, टेस्ट जावा कर देता हूँ। चलो, अरे यार सब हर नाम का फोल्डर कहाँ से क्यों दिखा रहा है ये? चलो XYZ नाम का बन गया। और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक फाइल बनाने के लिए नोटपैड ओपन कर लेते हैं, Ctrl+S किया हमने और इसका नाम रखा लॉन्च डॉट, या फिर हमने ऐसा कर लिया रिकर्शन या डेमो डॉट जावा। टेक्स्ट ना करके हम ऑल फाइल्स करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। ओके, गड़बड़ हो गया, कहीं और क्रिएट कर दिया, फिर से कर लेते हैं Ctrl+S। कहाँ करना था भाई? डेस्कटॉप में XYZ के अंदर, ठीक है, डेमो डॉट जावा
और यहाँ ऑल फाइल्स सेव। ठीक है, ये मेरी एक जावा की फाइल क्रिएट हो गई। इसको हमने ओपन किया, अभी देखो अभी कितना बाइट ले रहा है ये, 0 जीरो बाइट। जीरो। अब हमने यहाँ आए, हम लिखा पब्लिक क्लास, एक क्लास बनाते हैं। या इतना मेहनत क्यों करना भाई, ये उठाइए, कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए। ये हमने क्लास बना दिया। इक्लिप्स बंद करते हैं और ये हटाते हैं। अब चूंकि जब मैंने ये क्लास बनाया, तो आप बताइए क्लास बनाने से, ठीक है, इस क्लास को बनाने से क्या हार्ड डिस्क स्पेस लिया होगा नहीं लिया होगा इसने? लिया होगा। एक केबी नहीं हो गया ये, देखिए 0 से 1 केबी हो गया। एक हाँ, तो मतलब कि जब भी आप ये चीज लिखते हैं, ये एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट होता है। मतलब ये कुछ नहीं है, रद्दी है ना। तो ये एक सिर्फ टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और मतलब ये हम बोल सकते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस क्लास, ये वेरिएबल फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोल सकते हैं ये बात हम? बोल सकते हैं। हाँ एक वेरिएबल को हम कब फिजिकली एग्जिस्ट करता है? बताइए। जब ये उसमें सर वैल्यू वैल्यू हो, जब लो वैल्यू डाल दें तब ये फिजिकली एग्जिस्ट करेगा। एक वेरिएबल को हम बोलेंगे कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है तब जब एक रैम में मेमोरी क्रिएट होगी var1 नाम की, जिसमें 10 होगा, तब ना बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को सब लोग? अगर ऐसा हो जाता कि अरे भाई ये क्या है इतना खतरनाक, ये अपना डायग्राम देके हम ही एक झटके में डर गए। चलो इसको तो उठाएं, ये पूरा, ये शायद ऐड कर दिया था, चेक कर लें पहले हम। हाँ ऐड कर दिया है, डिलीट मार देते हैं इसको। देखिए, जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, बताइए वेरिएबल कहाँ, म्यूट कर लें अपने साइड से सब लोग। वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, रैम में या हार्ड डिस्क में? रैम में। रैम में होता है। तो जब रैम में होता है, तो आपने जब जब कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, और वो वेरिएबल आपके रैम में आया ही नहीं, तो हम बोलेंगे क्या कि वो वेरिएबल फिजिकली एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। नहीं बोलेंगे। तो जब भी हम एक क्लास बनाते हैं, वो क्लास एक्चुअल में देखा जाए तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसके जो मेथड में वेरिएबल हैं, जो वैल्यूज हैं, वो भी मेमोरी में तो आई ही नहीं। मेमोरी में कब आती, जब एक मेमोरी सेल क्रिएट होता, तो उसका एक एड्रेस असाइन होता, उसका एक नाम होता आपका var1, उसके अंदर 10 होता, तब ना हम बोलते कि ये वेरिएबल फिजिकली एग्जिस्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। यस सर। हाँ, तब हम बोलते हैं कि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर सिर्फ क्लास बना देने से अगर एग्जिस्ट होने लगता, तो क्या इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनका भी एग्जिस्ट होता फिर? हाँ सर। तो दिक्कत हो जाती। इसीलिए क्लास को बोला जाता है कि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। हमने क्लास बनाया, हम यहाँ भले 75 वेरिएबल बना दें, कितना भी बना दें हम यहाँ, ये लो भाई, हमने var1 2 3 4 5 1000 वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नो मेमोरी स्पेस एलोकेटेड फॉर दीज वेरिएबल्स, कोई मेमोरी एलोकेटेड नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि क्लास क्या है, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। इतनी बात समझ में आई, क्लास को ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं? हाँ सर। ब्लूप्रिंट किसको बोला जाता है? जैसे मान लो कि मुझे एक घर बनवाना है, तो एक घर बनवाने के लिए, ठीक है, एक घर बनवाने के सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा, एक घर बनवाने के लिए मैं पहले एक मैप बनाता हूँ, एक नक्शा बोलते हैं, जो डिजाइन बोलते हैं, वो डिजाइन बनवाता हूँ। अब ये डिजाइन हमको बना के किसी आर्किटेक्चर ने दी, जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वाले होते हैं, बोला यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, यहाँ खिड़की होगी, दरवाजा होगा, सब बना के दे दिया। क्या ये बना देने से घर एक्चुअल में एग्जिस्ट हो जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं तो पर ब्लूप्रिंट बनाने से जिस तरह से घर एक्चुअल में नहीं होता, उसी तरह क्लास बना देने से भी ये वेरिएबल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते।
समझ गए? इतनी बात समझ में आई? बट सर ये रैम में तो सर स्पेस ले रहा है ना, लाइक नहीं ले रहा है, रैम स्पेस बिल्कुल नहीं ले रहा है। ये स्पेस कहाँ ले रहा है? ये स्पेस ले रहा है आपका हार्ड डिस्क में। demo.java हार्ड डिस्क में बनी है। कहाँ बनी है? वो यहाँ बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक करें और यहाँ जाएं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में, और यहाँ घुस जाए अंदर, तो आपको यहाँ दिखेगी आपकी क्लास। ये देखिए, ये डेमो है। ये कितना साइज का है? 1 KB। अब ये बाइट्स में नहीं दिखाता, इसीलिए KB में दिखा रहा है। ये एक्चुअल में बहुत कम है, 1 किलोबाइट बहुत होता है। तो यहाँ पे ये, तो ये आपका हार्ड डिस्क में स्पेस बन रहा है। आप बोल रहे हैं रैम में कहीं ना कहीं स्पेस ले रहा होगा। रैम में इक्लिप्स चल रहा है, आपकी ये क्लास नहीं। ये एज अ जिप ग्राफिक्स आपको दिख रहा है। रैम में आपका इक्लिप्स रन हो रहा है। इक्लिप्स रनिंग पोजीशन पे है। इक्लिप्स के प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड है, वो रनिंग पोजीशन में है। इक्लिप्स आपको ये प्रोग्राम दिखा रहा है। बट हम बात करें इन वेरिएबल की स्पेस की, तो अभी तक इस इन वेरिएबल के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। समझ रहे हैं अनम जी? यस सर गॉट इट। तो अगर इन वेरिएबल की अगर मान लीजिए मेमोरी होती ना, तो फिर पूरे जावा सिस्टम लाइब्रेरी की भी होती, क्योंकि वो भी क्लास आपके प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करती है। तो जब भी एक क्लास बनाते हैं, एक जस्ट ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है? तो हमने इसलिए लिखा क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, ठीक है? अब यहीं से ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट सामने आता है। जैसे हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि भाई देखिए, मैं इसको हटाता हूँ फॉर टाइम बिंग, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, ठीक है? हमने ये बोला आपसे कि जब भी हम एक क्लास बनाते हैं, ये वेरिएबल फिजिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये बताइए। नहीं सर। नहीं करता है, ठीक है? अगर मैं चाहता हूं कि ये वेरिएबल फिजिकली एग्जिस्ट करे, ठीक है? इसका मतलब कि इस वेरिएबल फिजिकली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल मेरा मेमोरी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, रैम स्पेस लेना चाहिए। हाँ, तब हम बोलेंगे कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी क्लास फिजिकली एग्जिस्ट कब करती है? जब आप उसको ब्लूप्रिंट से रियलिटी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है? जैसे हमारा ये है। अब ये बताइए, ब्लूप्रिंट है कि रियलिटी है? ब्लूप्रिंट है ना? ब्लूप्रिंट है। अब रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमको मजदूर बुलाना पड़ेगा, लेबर जिसको बोलते हैं। लेबर बुलाएंगे, फिर सीमेंट विमेंट खरीदेंगे, ठीक है? और भी जो भी आलू गिट्टी जो भी बोला जाता है, वो सब मतलब n नंबर ऑफ थिंग्स लेंगे, ठीक है? n नंबर ऑफ थिंग्स लेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे, लेबर वेबर बुलाएंगे, और फिर वो काम चालू होगा। तब जाके मेरा जो ये ब्लूप्रिंट है वो एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ठीक है? अच्छा, तो जब ये एक्चुअल रियलिटी में कोई भी चीज जब एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, नाउ इट इज एग्जिस्टेड, ये एग्जिस्ट करता है। जब कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, हाँ भाई यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे खिड़की आपने बड़ी बनवा दी है, ऊपर एक चिमनी भी बनवा दिया आपने धुआं हुआ निकालने के लिए, ठीक है? अब ये एग्जिस्ट करता है। तो आप ये बताइए कि दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको एक वर्ड से हम रिलेट कर सकते हैं? ये फोन है, एग्जिस्ट करता है। जूता एग्जिस्ट, लैपटॉप एग्जिस्ट करता है, इंसान एग्जिस्ट करता है। इन सबको कोई एक नाम दिया जा सकता है? नो सर। ऑब्जेक्ट, सब कुछ दुनिया में ऑब्जेक्ट है, जिनको हम मैटर भी बोल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लिया गया होगा, ये नाम पसंद नहीं किया गया होगा, ऑब्जेक्ट पसंद किया गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई ब्लूप्रिंट रियलिटी में कन्वर्ट होता है, तो हम बोलते हैं कि नाउ अब इस ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट बन गया। पहले ये ख्याली पुलाव था, हमने सोचा था अच्छा यार कार बनाएंगे, उसमें 15 पहिए होंगी और इंजन ऐसा होगा, V8 इंजन लगाएंगे, सोचा था। दैट इज अ ब्लूप्रिंट, दैट इज नॉट रियलिटी एट ऑल। लेकिन जैसे ही मैं गया वर्कशॉप में, टायर वायर लिया, इंजीनियर से बात की, और जब मेरी गाड़ी बन गई, तो हम उस गाड़ी को बोल सकते हैं कि अब ये रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, और उसी एग्जिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि होम का एग्जिस्टेंस या होम की रियलिटी, कार की रियलिटी। बट मुझे वन वर्ड चाहिए था फॉर ऑल द थिंग्स, पूरे दुनिया के सभी चीज की रियलिटी के लिए एक वर्ड है
वो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह आपके पास करोड़ों नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं, किसी भी नाम की क्लास हो सकती हैं। हर क्लास पहले ब्लूप्रिंट होती है और हर क्लास जब मेमोरी में एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जब इसका एग्जिस्टेंस हो जाता है, एग्जिस्टेंस जब अवेलेबल हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है कि पहले ये क्लास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई मेमोरी नहीं था, जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट, मुर्दा थी ये क्लास। लेकिन हमने क्या किया, उस क्लास को एक मेमोरी दिया। अब भाई कोडिंग की दुनिया में कोई चीज रियलिटी में कब एग्जिस्ट करेगी, जब भाई उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट होगा, है ना। तो जब भी कोई चीज ब्लूप्रिंट से रियलिटी में कन्वर्ट होती है, क्या हम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं? बोल बोल सकते सकते हैं हैं। तो बस यही कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट का, और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि आपकी जो कोई क्लास है वो क्या हुई, वो क्लास मेमोरी में एग्जिस्ट करने लग जाए। अब हम इन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम इन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, हम इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब इस क्लास पे गेम खेल सकते हैं। भाई एक गाड़ी आपने सोची है तो गाड़ी में बैठ के घूम सकते हैं? नहीं। नहीं घूम सकते जब तक कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब गाड़ी बन गई तो घूमी आराम से। उसी तरह जब आपने क्लास बनाई तो इस पे कोई गेम नहीं खेल सकते, लेकिन जब वो रियलिटी में मेमोरी में एग्जिस्ट करेगी, अब आप कॉल भी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हैं, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो जब भी कोई चीज ब्लूप्रिंट से रियलिटी में गई, मतलब एक 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 रियलिटी नहीं थी, ये ब्लूप्रिंट था, अब वो क्लास पूरी की पूरी मेमोरी में लोड हो गई। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्यों ऑब्जेक्ट टर्म यूज किया गया? क्योंकि किसी भी चीज को जब रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको वन वर्ड से एड्रेस कर सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दुनिया की हर क्लास को, जावा की हर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। समझ में आया ऑब्जेक्ट टर्म अभी क्या होता है? तो अगर आपसे कोई पूछ दे ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप उसको सीधा बोल लेंगे कि ऑब्जेक्ट भाई कुछ नहीं, मेरी क्लास जो ब्लूप्रिंट थी उसका रियल टाइम एग्जिस्टेंस है मेमोरी में। मतलब ऑब्जेक्ट मेमोरी में लोड हो गया, क्लास आपकी मेमोरी में लोड हो गई। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन मींस लोडेड इनसाइड द मेमोरी, लोडेड इनसाइड द मेमोरी। और जब भी आप पूरा का पूरा, मतलब लोडेड की जगह मैं मेमोरी एलोकेटेड लिख देता हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा। मेमोरी एलोकेटेड फॉर द क्लास। तो जब मेमोरी एलोकेट हो गई तो हम बोलेंगे हाँ भाई अब ये वेरिएबल रियल में एग्जिस्ट करता है। और जब कोई भी चीज रियल में एग्जिस्ट करता है तो दैट इज ओनली ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूंगा कि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। क्लास जस्ट एक क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। वहीं ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लास इनसाइड द मेमोरी। एक बड़ा इसका आपको कॉमन डेफिनेशन मिलेगा, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट is an is an instance of a class, instance of a class। इंस्टेंस का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त रूप। मूर्त मतलब पता है क्या होता है? हाँ भाई, नो सर। मूर्ति पता है? मूर्ति, यस सर। पता है। हाँ। तो मूर्त रूप मतलब किसी भी क्लास का एक, कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टेंस हो गया, है ना। इंस्टेंस का मतलब ये होता है। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी हैं, बहुत सारे आप मीनिंग है, लेकिन जो मीनिंग यहाँ पे यूज होती है यही वाली यूज होती है कि ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ द क्लास है। मतलब क्लास पहले ब्लूप्रिंट था, ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास की रियलिटी है, क्लास का एक पूरा का पूरा एलोकेशन हुआ है मेमोरी के अंदर। तो ये बहुत आपको कॉमन डेफिनेशन मिलेगा। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। इंस्टेंस का हिंदी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, मूर्त रूप। समझ गए इतनी बात? अनम जी कुछ अगर डाउट है तो बताइए। नहीं सर, सही है सर। ऑब्जेक्ट की बहुत सारे बात हमें और करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट
के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, डेटा मेंबर वगैरह क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फील्ड्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेता है, ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं। क्लास के बारे में भी कुछ बातें हमें करनी है जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। आज के लिए अगर आप सिर्फ इतना समझ गए कि भाई क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास क्या होती है, क्लास कैसे हमारे प्रॉब्लम को आसान बनाती है कैटेगराइज करके, और क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास एक ब्लूप्रिंट क्यों है, क्योंकि क्लास कोई मेमोरी नहीं लेती है। ठीक है, जब क्लास मेमोरी लेने लगती है तो मतलब क्लास रियल में एग्जिस्ट करती है, और रियल में एग्जिस्ट करने वाली हर चीज को क्या बोलते हैं, बताएं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो दैट इज व्हाई वी कैन कॉल दिस क्लास एज ऑब्जेक्ट, जब वो मेमोरी में लोड हो जाए तो। और मेमोरी में लोड कैसे होती है, जब हम यूज करते हैं न्यू ऑपरेटर। तो चलो वो हम न्यू ऑपरेटर वगैरह अगले सेशन में रखते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम न्यू ऑपरेटर यूज करते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को, क्लास ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डीप डाउन जा करके समझेंगे, और देन हम इनकैप्सुलेशन समझेंगे। फिर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, धीरे धीरे आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।